Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन वी सेव टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक इसे ज़रूर देखें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ कैपिटल एसेट्स? आखिर ये कैपिटल एसेट्स है क्या? कैपिटल एसेट्स इंक्लूड land, building, stocks, shares, mutual funds, painting, drawings, vehicles, machinery, trademarks, patents, leasehold rights, and many other assets. All the long-term capital assets which generate cash in future are known as the capital assets. पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। ऑल दोज रूरल एग्रीकल्चर लैंड विच आर आउटसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स और उनकी सेल पे कोई भी कैपिटल टैक्स नहीं लगता है। अब आते हैं हम कैपिटल गेन। किसी भी कैपिटल एसेट को जब हम बेचते हैं उस पे हमें जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर दोज कैपिटल गेन जिन्हें हम विद इन 24 मंथ्स में सेल आउट कर देते हैं। इन पे यूजुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगता है एट द इनकम टैक्स स्लैब रेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स पे हमें कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, हमें कोई भी महंगाई का बेनिफिट इसमें नहीं दिया जाता और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें कोई भी एग्जेम्पशन भी नहीं मिलती। नाउ वी कम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस व्हेन वी सेल एनी प्रॉपर्टी or any capital assets after the period of 24 months. Other than securities, long-term capital assets are usually taxable at 20% और इन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। सपोज हमारी कॉस्ट ऑफ जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें हम इंडेक्सेशन बेनिफिट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से लगाकर उसका हम कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन लगाते हैं। उसी तरह इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लग के फाइनल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन निकाला जाता है और उसी के बेस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है। इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें सरकार ने बहुत सारे अजम्पशंस की बेनिफिट दी गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर अपने टैक्स को बचा सकते हैं और वो भी लीगली, बिना किसी गलत तरीके की। नाउ द पहला आता है सेक्शन 54, एग्जेम्पशन ऑन सेल ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जब भी हम एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसे हमने मोर देन 24 मंथ्स के लिए हेल्ड किया है, and this section is available only to individual and HUF. The assets to be sold is the residential house property and the assets to be acquired is another residential house property. Assessment year 2020-21 से एक नई स्कीम लाई गई है, एक नया प्रोविजो सेक्शन में इंसर्ट किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हम अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, पर इसकी भी 2 रिस्ट्रिक्शंस है। पहली, ये ऑप्शन हम पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज कर सकते हैं और दूसरी, हमें इसकी एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मैक्सिमम 2 करोड़ तक ही मिलेगी। इस सेक्शन में हमें एग्जेम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अगर हमने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर हमने दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इफ़ वी परचेज इट बिफोर 1 year ऑफ द सेल
or 2 years after the date of transfer of a residential house property or a new house is constructed within a period of 3 years, तो हमें entire long term capital gain की assumption मिल जाती है, जिस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता. और इस पे हमें एक और बेनिफिट दिया गया है, अगर हम विद इन टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो वी कैन डिपॉजिट दिस अमाउंट, जो भी हमारी सेल प्रोसीड्स है उसे हम कैपिटल अकाउंट डिपॉजिट स्कीम में बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द ITR अंडर सेक्शन 139(1) में इसको हम कैपिटल अकाउंट स्कीम, जो बहुत सारी PSU बैंक्स चलाती है और कुछ प्राइवेटो बैंक्स में भी है, हमें स्कीम प्राप्त हो जाती है. वहाँ पर अगर हम अपना पैसा ये पार्क कर देते हैं तो हमें आगे जाके हम उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अजम्पशंस प्राप्त कर सकते हैं. जो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने परचेज की है, अगर इस प्रॉपर्टी को हम विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट बेच देते हैं तो हमारा सारा इनकम टैक्स रिवर्स हो जाएगा और इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच वी हैव मेड द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. बजट 2023 में सेक्शन 54 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं. यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अजम्पशन है उसे 10 करोड़ तक के लिए कैप कर दी गई है. हमारा ओनली अजम्पशन हम 10 करोड़ तक ही ले सकते हैं और उससे ऊपर अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा. इसी तरह जो कैपिटल अकाउंट डिपॉजिट स्कीम में हम ओनली 10 करोड़ तक का अमाउंट ही डिपॉजिट कर सकते हैं. दीज वर द चेंजेस मेड इन बजट 2023 एज रिगार्ड टू द सेक्शन 54. Next exemption is available under section 54EC. This exemption is available to any person on the sale of long-term capital asset, चाहे वो land हो, building हो, both or any long-term capital assets. After the sale of long-term capital asset, we are required to purchase or make investment within a period of 6 months in National Highway Authority of India और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन. ये 2 तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है और इन बॉन्ड्स की लॉक इन पीरियड 5 years होती है. जब भी हम इन बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अजम्पशन मिल जाएगी, बट इसमें अजम्पशन की लिमिट ओनली 50 लाख है, प्रोवाइडेड दीज बॉन्ड्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years. हमें 5 years तक अगर हमने इन बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र कर दिया या मनी में कन्वर्ट कर दिया या इनके अगेंस्ट हमने कोई भी लोन ले लिया, तब यह जो हमें एग्जेम्पशन प्राप्त हुई है वो रिवर्स कर दी जाएगी एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर्स आर मेड. यूजुअली इन बॉन्ड्स पे हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है. इन पे यूजुअली 5.5 से 6% का इंटरेस्ट या रिटर्न ही हमें प्राप्त होता है, वो भी टैक्सेबल होता है. और इसमें हमें कैपिटल अकाउंट डिपॉजिट स्कीम की भी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. Now we come to section 54F. The eligible SSCs are individual and HUF. Assets to be sold, any long-term assets other than residential house property, and the assets to be purchased is a residential house property. The holding period is 24 months. In this, the investment to be made is the entire नेट सेल कंसिडरेशन. और हमें इस सेक्शन में एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलती है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल गेन इनटू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द नेट कंसिडरेशन. नेट कंसिडरेशन होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस द एक्सपेंसेस गिव्स अस नेट कंसिडरेशंस. अदर कंडीशंस जो हमें फॉलो करनी पड़ती है इस सेक्शन में, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू सेक्शन
54, in which the assets to be investment to be made 1 year before the date of transfer or 2 years after the date of transfer. And if we are constructing the residential house property, it should be within the period of 3 years. इसमें भी जो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं उसका लॉक इन पीरियड भी 3 इयर्स होता है. अगर उस प्रॉपर्टी को हम 3 इयर्स के अंदर बेच देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो रिवर्स हो जाती है हमारी सारी एजम्पशन और वो उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाती है. इस सेक्शन के अंदर एक और कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि वी मस्ट पोजेस ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो हम परचेज कर रहे हैं. और इसकी ये कंडीशन भी लागू है कि अगर 2 साल के अंदर हमने कोई और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल एसेट, या हमने कोई दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल एसेट, तब भी हमारा पूरा अजम्पशन रिवर्स हो जाएगा और वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा. सेक्शन 54F में भी बजट 2023 में चेंजेस लाए गए हैं. इसमें भी हमारी एग्जम्पशन 10 करोड़ तक कैप कर दी गई है. जो भी प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन इस सेक्शन में हम क्लेम कर रहे हैं वो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर सकता है. इसी तरह अगर हमारी नेट सेल कंसिडरेशन हम किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो उसे हम ITR फाइल करने से पहले एज पर सेक्शन 54 हम अपने कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में उसे पार्क कर सकते हैं. लेकिन बजट 2023 में इस पे भी उन्होंने कैपिंग कर दी है कि मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिपॉजिट टू कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम इज़ 10 करोड़. तो हमने देखा कि किस तरह हम अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या प्लॉट ऑफ लैंड हो, तो हम लीगली 3 तरीक़ों से अपनी टैक्स की बचत कर सकते हैं. होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.